उच्चतम न्यायालय का गठन या उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियां, शपथ, कार्यकाल, वेतन, भत्ते उनके न्यायाधीशों के। पर थोड़ा सा पृष्ठभूमि थोड़ा पीछे चले जाते हैं। इस तरीके की 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत, और उसमें धीरे धीरे सुधार होते हुए 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट की स्थापना। बहरहाल उसमें धीरे धीरे फिर सुधार होते होते अब हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय का गठन। तो गठन कब हुआ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं इसलिए कि वीडियो में नहीं तो लेंथी बन जाएगा। 28 जनवरी, याद रखनी है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका गठन किया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि उसकी नियुक्तियां, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, और जो उसके साथ उनके साथ में और जजेस होते हैं उनकी नियुक्तियां अब 1993 तक तो वैसी होती थी जैसे मुख्य न्यायाधीश की होती थी, लेकिन 1993 के बाद एक कोलेजियम सिस्टम है जो एक विधि आयोग बनाता है, और विधि आयोग के बाद वो फिर पीएम हो जाएगी वो फाइल जिनकी सिफारिश करेंगे, उस रिकमेंड पे फिर राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे, फिर वो न्यायाधीश बन जाएंगे। बहरहाल वो ये प्रक्रिया है एक, लेकिन वो वापस भी भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए महामहिम राष्ट्रपति। लेकिन दूसरी बार अगर फिर वैसी चली गई वो फाइल तो फिर राष्ट्रपति को बाध्य होंगे उस पर सिग्नेचर करने के लिए। शपथ भारतीय संविधान के अनुसूची में तृतीय अनुसूची में शपथ है कि वो किस तरीके से शपथ लेंगे कि हम भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए या उसको अक्षुण्ण रखते हुए हम काम करेंगे बिना भय के, बिना पक्षपातपूर्ण के, इस प्रकार की एक शपथ होगी। वो शपथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा क्योंकि यहाँ ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा। शपथ कार्यकाल के लिए कितनी उम्र हो जजेस की इसका कोई जिक्र नहीं है, मिनिमम और लेकिन मैक्सिमम 65 ईयर्स उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के लिए, और जो हाईकोर्ट के होते हैं उनकी 62 वर्ष होती है अधिकतम। बाकी 65 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश काम कर सकता है, या उससे पहले उन्हें वो रिटायर हो सकते हैं, अपनी मर्जी से डिक्री दे सकते हैं एक अभिलेख बना के महामहिम राष्ट्रपति को, उन्हें कार्यान्वित कर दिया जाएगा। जो जब यहाँ 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब जजेस थे 7+1, यानी कि 7 सहायक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और इसमें धीरे धीरे संविधान में ये प्रावधान है कि संसद जब चाहे संसद में ये बिल लाके उनकी संख्या बढ़ा सकती है। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और बीच बीच में बढ़ती गई, फिर जैसे 1956 में फिर 10 हो गई, फिर 66 में, पर इस तरीके से 2008 में समझेंगे तो 2008 में 31 थी, यानी कि 30+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य जजेस। अभी 2019 में नया बिल आया है तो उसमें अब 34 हो गए हैं, सारे के सारे 34, यानी 33+1 ये जजेस हो गए हैं। उसके बाद कार्यकाल का मैंने कहा कि उनका 65 वर्ष आयु होनी चाहिए, और वेतन और भत्ते, इसका वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति से इनका वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। मुख्य रूप से अभी मैं जो पिछली बुकें हैं उनके हिसाब से 1 लाख मुख्य न्यायाधीश को, और बाकी जो सहायक हैं उनको 90,000 रुपया, और बाकी उनके भत्ते अलग से जो समय समय पर उन्हें जरूरत होती है या आज के हिसाब से उन्हें देना चाहिए, वो भारत की संचित निधि है। संचित निधि का मतलब ये होता है कि वो उसके लिए बिल लाना नहीं पड़ता संसद में, वो उस जमा पूंजी से जो अलग होती है, जो जिसपे प्रीवी पर्स वगैरह भी होते थे कभी कि उनको उस पर भारित होता था, उनके कोई अलग से कोई बिल नहीं लाना पड़ता उनके लिए कि इनको ये खर्चा करना है, बजट नहीं आता मतलब उनका, वो भारत की संचित निधि से उनका वेतन वगैरह दिया जाता है, जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, इन लोगों को।
तो बहरहाल इतना समझने का। हाँ, और एक छठवां एक और भी है, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया में वैसे ही हटते हैं जैसे महामहिम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, या तो कदाचार के मामले में हटा सकते हैं, या उनकी अक्षमता होने पर। वो अक्षम हो, मतलब वो सक्षम नहीं है अगर काम करने के लिए, या वो उन्हें लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो रिटायर लेना चाहते हैं, या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो रिटायर लेना चाहते हैं, तो वो तो एक अपना अपना अभी खुद ही दे देंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो काम के आदमी नहीं है, या भारत सरकार को लगता है कि वो काम के नहीं है, तो उन्हें हटा सकते हैं। एक इस आधार पे हटा सकते हैं और एक कदाचार के आधार पे हटा सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, स्पेशल महाभियोग शब्द लिखा हुआ है, उसके हिसाब से एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है उसके लिए। लेकिन इनके लिए भी वही प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग लिखा नहीं है कि महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। इनके लिए ये नहीं लिखा हुआ है, उनके लिए महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं। इनको लिखा गया है कि और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो किस तरीके से हटा सकते हैं। तो हटा इस तरीके से सकते हैं कि मोटे तौर पे समझ लीजिए कि 50 एमपी लोकसभा के और 50 एमपी या तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में बिल एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उतने लोगों के साइन होने चाहिए। लोकसभा में 100, क्योंकि सदस्य संख्या उनकी कितनी है 545, और इधर 250 है, तो जो लोकसभा में आएगा तो 100 लोग होने चाहिए, और राज्यसभा में हो तो 50 होने चाहिए। और जो लेकिन उस एप्लीकेशन पर विचार होगा या नहीं होगा उस सदन का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और उसके बाद वो एक समिति बनाएंगे, 3 सदस्यीय समिति, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पुराने मुख्य न्यायाधीश या उसकी वर्तमान में जो शायद न्यायाधीश होंगे उनकी कमेटी बना सकते हैं तीनों की। और उस तरीके से अगर वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ इन पे कदाचार का आरोप सिद्ध होता है, और ये पहले बताना पड़ेगा, कुछ दिन पहले बताना पड़ेगा, यानी 15 दिन पहले, अगर मेरे को सही याद है मुझे, तो 15 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम या आप सक्षम नहीं है, या आप पे ये आरोप है। उनको चिट्ठी देनी पड़ेगी, उसके बाद सदन में लाना पड़ेगा। सदन में अगर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में राष्ट्रपति जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो एक्सेप्ट करते हैं उस एप्लीकेशन को, तो उसके बाद वो एक कमेटी बना के और फिर उस रिकमेंड को राष्ट्रपति को कर सकते हैं कि इन्हें हटाइए, जो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि लंबा बन जाएगा ये वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा, उसमें कुछ जो मेन होगा, बाकी आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। धन्यवाद।